हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पूरा मॉडर्न इंडिया, हम लोग करेंगे एपिसोड बाय एपिसोड। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो बीपीएससी जो टीचर है 3.0 4.0 उसी पे ज़्यादा रहेगा। अभी जो मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए, उसी पे टारगेट रहेगा और 70 बीपीएससी का फ़ायदा आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मॉडर्न इंडिया पे हम लोग वहीं फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। तो प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जो भी है वो भी थोड़ा सा समझते चलेंगे, ताकि हमारा जो प्रश्न है वो बन जाए। क्योंकि देखिए ऑनलाइनर पढ़ने से भी तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बीपीएससी स्टैंडर्ड अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, है ना। उसके लिए थोड़ा गहराई में जाकर के पढ़ना पड़ेगा और यही वजह है कि बीपीएससी कंडक्ट करता है आपकी एग्ज़ाम को, तो प्रश्न का भी लेवल आप देखते होंगे बहुत ही अच्छा रहता है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी लोग बन गया, टीचर बन गया शुरू में ही, प्रारंभ में ही, पहला दूसरा दोनों में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब शुरुआत करें हम लोग देखेंगे यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन क्यों होता है, यूरोपियों के आगमन से सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा विश्व का जो मैप है आपके सामने है, आप देख रहे होंगे, है ना। तो हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे और यूरोपियों के आगमन के पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी समझें कि आखिर क्या वजह बना कि यूरोप अब भारत में डायरेक्ट आने लगे। एक समय था कि प्राचीन भारत के समय में हमारा जो भारत के साथ जो संबंध था यूनान के साथ डायरेक्ट हुआ करता था, क्योंकि हमारा जो भारत है सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यूनान की जो महिलाएं थी यो आशिक थी, दीवानी थी, और इस मलमल के कपड़ों और रेशमी वस्त्रों के चक्कर में उन्होंने यूरोप की सारी कीमती सोना चांदी हीरा मोती जो भी था सब ला करके भारत में दे दिया। और यही वजह था कि डायरेक्ट जो हमारा संबंध यूनान के साथ जो था यहाँ पे, है ना, जो संपर्क बना हुआ था भारत होते हुए अफ़गानिस्तान होते हुए, है ना, अरब होते हुए सीधे ये यूरोप पहुँचता है ना। और ये रेशम वस्त्र के लिए जाना जाता था। और यही वजह है कि ये जो रूट आपको दिख रहा है ना, इसको रेशम मार्ग कहा जाता है ना। इसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लिया जाए, है ना। रेशम मार्ग हम लोग इसको कहते थे। और इस समय भारत के साथ यूनान का संबंध बहुत ही बेहतर था, क्योंकि व्यापार हमेशा लाभ के लिए किया जाता है ना। और डायरेक्ट लाभ ये लोग कमाते थे यूनान के लोग, ठीक है। इसके बीच में जो बाद में, है ना, अरब के निवासी आ जाते हैं जो बिचौलिया का काम करते हैं, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं था। लेकिन एक घटना घटती है बहुत बाद में। और इस रेशम मार्ग पे एक बात और बता दे, जो प्रश्न पूछा जाता है रेशम मार्ग पे प्राचीन भारत जब देखेंगे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण था कुषाणों का, सबसे ज़्यादा उन्हीं का यहाँ पे अधिकार था, कुषाणों का इस पे सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। एक समय आता है 1453, है ना, 1453 का वो समय आता है जब तुर्की में कुस्तुनतुनिया का, देखिए यहीं पे 1453 में, है ना, ये तुर्की जो है, तुर्की में कुस्तुनतुनिया जो है ना, उस पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। कब? तो 1453 में। और यही है ये वाला, ठीक है, जो टर्की आप देख रहे हैं, इसमें कुस्तुनतुनिया का अधिकार हो जाता है। और साथ ही साथ इस रेशम मार्ग पर भी इस कुस्तुनतुनिया का अधिकार हो जाता है। और बाद में इसी रेशम मार्ग को ये ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। बंद करने के बाद जो डायरेक्ट रूप से हमारा व्यापार होता था यूनान के साथ, यूरोप के साथ, अब ये आ नहीं सकते थे यहाँ पे, क्योंकि आने का मार्ग सिर्फ स्थल ही था। यहाँ पे स्थल मार्ग से ये आते थे। जब ये बंद हो गया तो उसी समय में आप देखिएगा यूरोप में एक पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ था, प्रबोधन का काल शुरू हुआ था, नए नए आविष्कार हो रहे थे।
भौगोलिक खोजें हो रही थी, ठीक है। और इसी भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा जो विस्तार रूप धारण किया वो स्पेन है और पुर्तगाल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सबसे पहला जो आगमन होता है ना, जो आगमन होता है पुर्तगालियों का, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पुर्तगालियों का आगमन होता है यहाँ पे। अब देखिए कैसे आगमन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लें, आगे बढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना तो है ही, है ना। देखिए इसको देखिए यहाँ पे एक बहुत ही छोटा कंट्री है जिसका नाम है स्पेन, है ना। ये है स्पेन, आप देख रहे होंगे, और ये होता है आपका पुर्तगाल, है ना। तो पुर्तगाली स्पेन, तो सबसे पहले स्पेन के एक यात्री थे जिसका नाम था कोलंबस, है ना। कोलंबस थे, वो चाहते थे कि हम भारत की खोज करें, लेकिन वो भारत की खोज नहीं करके बहमाशा द्वीप पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका पहुंचने के बाद उस कंट्री को नई दुनिया के नाम से संबोधित करते हैं। उनको लगता है कि शायद यही इंडिया है और यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं उनका कलर रेड होता है, इसीलिए उसको रेड इंडियन के नाम से उन्होंने संबोधित किया। हालांकि भारत की खोज जो किया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो 1487 ईस्वी में, है ना, पुर्तगाल का एक रहने वाला नाविक था जिसका नाम था बार्थोम्यो डियाज, है ना। बार्थोम्यो डियाज नाम था, याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, है ना। दक्षिण अफ्रीका के यही आशा अंतरिप के पास पहुंचता है और आशा अंतरिप के पास पहुंचने के बाद वो भारत नहीं जाता, यहीं से फिर वो लौट के पुर्तगाल चला जाता है। लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर काम किया यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। ये जो आशा अंतरिप है उसको उसने क्रांति के तौर पे देखा। अब क्रांति के तौर पे कैसे देखता है ना, इसको उसने एक क्रांति के तौर पे देखा और कहा कि यहाँ से पूरब और पश्चिम, है ना, पूरब और पश्चिम की तरह जल जो यात्री हैं वो जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे होगा, ये देखिए पूरब की तरह हो जाता है और ये पश्चिम की तरह हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आशा अंतरिप को, केप ऑफ हॉर्न को इन्होंने क्रांति की संज्ञा दी, ठीक है। बाद की बात है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लगभग वही है 1400, अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1494 में देखिएगा, है ना, 1494 में स्पेन का जो कोलंबस है वो नई दुनिया अमेरिका की खोज किया, है ना। और याद रखिए ये 1494 की बात होता है, कभी कभी पूछा जाएगा, है ना, या 1492 भी आपको दे देता है, अमेरिका की खोज की, है ना, यहाँ पे अमेरिका की खोज की। लेकिन एक बार और भी है, स्पेन का जो कोलंबस था इसके बाद एक और यात्री है ना, इटली का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इटली है, एक छोटा सा, है ना, इटली है। और यहाँ के एक यात्री थे जो इस नई दुनिया में 3 बार यात्रा किया। पूछा गया है ये सवाल, चलिए वो हम लोग नया पेज लेते हैं, है ना। देखिए इटली के एक यात्री रहते हैं, इटली की यात्री हैं, है ना। इटली की जो यात्री हैं उनका नाम है अमेरिगो वेस्पूजी। अमेरिगो वेस्पूजी नाम है ना, वेस्पूजी नाम इनका रहता है। और ये इटली के एक यात्री हैं, है ना। इन्होंने नई दुनिया की यात्रा 3 बार किया, इन्होंने 3 बार यात्रा किया, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए, इतना काफ़ी है। क्योंकि देखा जाए तो नई दुनिया यानी कि अमेरिका को खोज स्पेन वासी जो थे कोलंबस, उन्होंने ही ये नई दुनिया की खोज की थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले भारत में कौन आया। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, समझे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाल के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तीनों ने, अगर हम लोग देखें इसको बैक कर ले थोड़ा सा,
चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, है ना, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से होते हुए और यहीं अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र से होते हुए सीधे ये आशा अंतरिप पहुँचते हैं, है ना, सीधे यहीं पे उत्पाशा अंतरिप जो है यहीं पे पहुँचते हैं, ठीक है। और ये रहते हैं आपके वास्को डी गामा, देखिए ठीक से, है ना, वास्को डी गामा, है ना, अफ्रीका के तटवर्ती यानी कि जल यात्री हैं ये, है ना, 3 नाविक लेते हुए पहुंचते हैं यहाँ पे आशा अंतरिप के पास, जिसको बार्थोलोमेओ डियाज ने इसी आशा अंतरिप को, है ना, खोज के लिए एक क्रांति की संज्ञा दी। और उसने ये कहा कि यहाँ से यात्री चाहे तो पूर्व और पश्चिम में भी अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहुँचते हैं कहाँ से, तो ये आपको पुर्तगाली एक यात्री होते हैं, है ना, पुर्तगाली जो है वही यात्री हैं जो आशा अंतरिप पहुँचते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक गुजरात के व्यापारी मिलते हैं, ठीक है, एक गुजरात के व्यापारी हैं जिनका नाम है अब्दुल मनीद, ठीक है, उनका नाम है अब्दुल मनीद, जिसके सहयोग से यहीं आप देख सकते हैं, यहीं से सीधे ये केन्या पहुंचते हैं और केन्या से सीधे ये केरल का जो तट है यहाँ पहुंच जाते हैं, भारत पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वास्को डी गामा जो है ये कहा जाता है कि भारत की खोज किया, है ना, वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत की खोज किया। और इन्होंने यहाँ पे पहुँचा कहाँ, भारत में, है ना। और भारत में जो पहुँचा उस समय इनको पहुँचाने वाले जो लोग थे, है ना, उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि गुजरात का जो अब्दुल मनीद थे, है ना, इन्होंने इनका साथ दिया था, इनका रास्ता बताया था, इसीलिए अब्दुल मनीद को पथ प्रदर्शक के रूप में, अगला पे लिया जाए, है ना, इन्हीं को हम लोग पथ प्रदर्शक के रूप में, पूछा गया सवाल, पथ प्रदर्शक के रूप में संबोधित करते हैं, है ना। और यही जब केरल का जो तट है हमारा, यही जो केरल का तट है, तो केरल के तट पे एक राजा जो था वो अपना शासन कर रहा था केरल के तट पे। और ये हिंदू शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, ठीक है, जमोरिन नाम था इनका, पूछा जाता है। और यही जमोरिन है वास्को डी गामा का सबसे ज़्यादा क्या किया, सम्मान किया, है ना। यही जमोरी ने इनको क्या किया, सबसे ज़्यादा सम्मान किया, है ना, और उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि वास्को डी गामा का सबसे ज़्यादा विरोध अरब के वासियों ने किया था, है ना। ये जो आप देख रहे हैं अरब की जो दुनिया देख रहे हैं आप, ठीक है, यही जो अरब का क्षेत्र यहाँ पे दिखेगा, यहाँ के निवासी सबसे ज़्यादा वास्को डी गामा का विरोध कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अरब के जो निवासी थे इन लोगों का डायरेक्ट संपर्क भारत के साथ था और ये लोग बिचौलिया का काम करते थे, सामान यहाँ से खरीदा भारत से, ठीक है, और यूरोप को कुछ महंगा दामों में बेचते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो मार्ग था, जो सिल्क मार्ग था, ऑलरेडी टूट चुका था, इसीलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे आ नहीं सकते। और यूरोप के जो अरब के जो वासी थे उन्हीं का दबदबा था इस क्षेत्र पे, ठीक है। यही वजह था कि पुर्तगालियों का विरोध इन्होंने किया, अरब के वासियों ने, अरब के व्यापारियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा विरोध किया, है ना। अब देखिए कहा जाता है, पूरा डिटेल्स तो नहीं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा यहाँ से जब वो यानी कि पुर्तगाल जब पहुँचा, है ना, तो अपने सामान को सारे खर्चे उर्चे काट देने के बाद लगभग उनको मुनाफा में 60 गुना फ़ायदा हुआ, 60 गुना फ़ायदा हुआ, ठीक है। कितना फ़ायदा हुआ, तो जब ये वस्तु को लेकर के यहाँ पे गए, क्योंकि इन्होंने मसाला का यहाँ पे ख़रीदार किया था, है ना, मसाला ख़रीदा इन्होंने वास्को डी गामा ने, और मसाला खरीद करके ये सीधे ले जाते हैं यूरोप में। क्योंकि उस समय देखिएगा, उस समय क्या, अभी भी जो ठंडा प्रदेश होता है
वहाँ पे दो चीज़ खाना ज़रूरी होता है, वो है मीट और दूसरा होता है वाइन, शराब। तो शराब का और जो मीट है उसको खाने से ही शारीरिक जो शरीर की जो समझिए कि ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती थी। और इसीलिए उस समझिए कि टेस्ट को बरकरार रखने के लिए मसाला बहुत ही कीमती दामों में बिका करता था वहाँ पे। इसलिए देखिए काली मिर्च की सबसे ज़्यादा व्यापार इन्होंने यहाँ से ही किया। और वास्को डिगामा जो है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहीं पे मिलता है 60 गुना। और इनको देख करके बहुत सारे यात्री यहाँ पे आने लगते हैं। अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो यात्री हैं, इनको देख करके जो दूसरा यात्री आते हैं, पूछा जाता है पहला यात्री तो आपने देखा कि दूसरा यात्री कौन होते हैं, है ना। तो दूसरा यात्री देखिएगा, दूसरा यात्री का नाम होता है अल्ब्रेज कैब्राल, है ना। दूसरा यात्री का नाम रहता है, लिख लीजिए, अल्ब्रेज कैब्राल नाम रहता है ना। अल्ब्रेज कैब्राल नाम रहता है इनका, दूसरा यात्री का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पहला यात्री आपने देखा वास्को डिगामा थे। कभी कभी पूछ देता है कि दूसरा यात्री कौन हो जाते हैं, है ना। तो दूसरा यात्री बताइए कौन हो जाएंगे दूसरा यात्री, है ना। तो दूसरा यात्री जो हैं ये आपके अल्ब्रेज कैब्राल हो जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जब ये भारत से, जब इन्होंने मसाले अन्य चीज़ों का जब यहाँ से सामान खरीद के जब यूरोप जाते हैं तो इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। यानी कि यहाँ पे इनको सर्वाधिक फ़ायदा, सर्वाधिक जो मुनाफा है इनको यहीं से मिलता है ना। सर्वाधिक मुनाफा मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसी समय देखिएगा पुर्तगालियों का अन्य देशों पर धीरे धीरे प्रभुत्व जो है बढ़ने लगा। तो जब साम्राज्य का विस्तार होने लगा तब उन्होंने यहाँ पे देखिएगा एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी भारत में, ठीक है। तब ज़रूरत लगा कि शायद हमें अपने व्यापार को बहुत डेवलप करने के लिए, अपना जो व्यापार है उसको और विस्तार देने के लिए हमको एक यहाँ पे मतलब समझिए कि किसी गवर्नर का नियुक्ति करना चाहिए। तब यहाँ पे सबसे पहले ये एक गवर्नर का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों ने अपना प्रथम जो फैक्ट्री है ना, प्रथम जो फैक्ट्री है, जो सवाल पूछा जाएगा वहीं हम लोग बात करेंगे। प्रथम फैक्ट्री जो है वो स्थापित करता है। और प्रथम फैक्ट्री देखिए कालीकट में स्थापित होती है। और इसी कालीकट को बंद करने का भी जमोरिन ज़बरदस्ती एक समझिए कि विरोध करता है। तो प्रथम फैक्ट्री की अगर बात करें तो देखिएगा ये कालीकट हो जाता है ना। कालीकट में ये प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा फैक्ट्री जो होता है, प्रथम तो ये हो गया, दूसरा जो फैक्ट्री इनका रहता है वो हो जाता है कोचीन में, है ना। कोचीन में हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखिएगा, कभी कभी ये भी लिखा जाता है कि प्रथम कोठी के रूप में जो है ना कोचीन हो जाता है, जो 1503 ईस्वी में इसका स्थापना किया। और दूसरा जो है, दूसरा है कन्नूर का भी बात होने लगता है ना, कन्नूर का भी। तो इसलिए ऑप्शन में जो भी रहेगा ध्यान रख करके बनाइएगा, है ना। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री का अगर बात किया जाए तो फैक्ट्री में देखिएगा फैक्ट्री होता है किसी भी वस्तु को लाने और ले जाने के लिए, है ना, एक साधन कह सकते हैं। और आगे चल के प्रशासनिक इकाई के रूप में यही ग्रहण कर लिया, ठीक है। और इसमें उत्पादन का कोई भी कार्य नहीं किया जाता था इस फैक्ट्री में, क्योंकि इसी फैक्ट्री के माध्यम से यूरोप के जितने भी यूरोपीय कंपनी आया उसने अपना प्रशासन यहीं से स्टार्ट किया। क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद ये व्यापार के उद्देश्य से आए हुए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जो था उद्देश्य था इसमें निहित था। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है ना। प्रथम पुर्तगाली जहाँ से सवाल पूछा जाता है ना। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
चलिए अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, अल्मेडा कहें या अल्मेडा कहें बात बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इनके बारे में कहा जाता है ना, कहा जाता है इनके बारे में कि ये प्रथम गवर्नर थे, है ना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, प्रथम पुर्तगाली ये गवर्नर थे, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। और इन्होंने ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की, अब यहाँ पे देखिए ये पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किया, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया, ठीक है। चलिए चेंज किया जाए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है और इन्होंने ही पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। और एक चीज़ और भी जाने, पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी मानते हैं, है ना, यह भी देखिएगा, पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी मानते हैं, ठीक है, सागर का स्वामी मानते हैं। पूछा गया सवाल है ये, है ना, सागर का स्वामी कौन मानते हैं? यूरोपीय जो यात्री हैं उनमें ये पूछा जा सकता है ना, पुर्तगाल थे, डच थे, डेनिश थे, फ्रांसीस थे, अंग्रेज़ थे, कौन हो जाते हैं, है ना, ये पूछा जाए। तो पुर्तगाली जो है स्वयं को सागर का स्वामी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपसे, देखिए जो हम करा रहे हैं ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम लोग उसी पे टारगेट करेंगे जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पढ़ने को तो बहुत सारा चीज़ें हैं, अगर हमारा एक और भी क्लास है, अगर उसमें देखेंगे तो पूरा डिटेल्स है, लेकिन वहाँ से उसमें क्या है कि आराम से पढ़ना होगा, अभी आपके पास टाइम उतना नहीं है। तो हम लोग जो सबसे मुख्य बिंदु है जहाँ से प्रश्न आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि बीपीएससी का जो टीचर है कहाँ से प्रश्न उठाएगा, और बीपीएससी ये कुछ चीज़ों का अनुभव हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे देखिए इनको जो जाना जाता है ना, इनको जो जाना जाता है सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है, तो नीले पानी के लिए जाना जाता है ना, ये नीले पानी के लिए जाना जाता है, जिनको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हम लोग नीले पानी की पद्धति या ब्लू वाटर जो पॉलिसी है इसके लिए हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और भी आगे देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन लोगों ने यानी कि पुर्तगालियों ने भारतीयों को और अरब व्यापारियों को इसी हिंद महासागर से, ये देखिए इसी हिंद महासागर से अगर देखा जाए तो इस हिंद महासागर यानी कि समुद्रों पे अधिकार हो गया था। अधिकार होना बहुत बड़ी बात है, समुद्र पे अधिकार इन्होंने पुर्तगालियों ने जमा रखी थी। और यही वजह होता है कि देखिएगा कि जब भी इसमें नाव अगर व्यापार के लिए इसमें चलने लगे आने जाने का, तो ये लोग परमिट भी लिया करते थे, ठीक है, ये लोग परमिट भी लिया करते थे। और कोई भी ऐसा सामग्री नहीं है कि आप बिना इजाज़त के, पुर्तगालियों की इजाज़त से आप इसको पार कर जाएं और लेकर के चले जाएं। तब कहा गया कि पुर्तगालियों ने भारतीय, है ना, भारतीय और अरब के जहाज़ों से दो चीज़ों को मनाही कर दी थी कि आप दो वस्तुओं का, है ना, व्यापार नहीं कर सकते, न जल के माध्यम से कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वो हो जाता है, एक मशाला हो जाता है और दूसरा है गोला और बारूद हो जाता है ना, गोला और बारूद हो जाता है, इसे याद रखिएगा, है ना। और ये किसने किया, तो देखिएगा पुर्तगालियों ने, है ना, पुर्तगालियों ने क्या किया था, भारतीय और अरब को, क्योंकि अरब के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। चलिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है
इसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, यहाँ पे देखिए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे हम लोग वहीं पे बात करेंगे। इनका जो शासन रहा यहाँ पे, जो गवर्नर थे 1509 से लेकर के, है ना, 1509 से लेकर के 1515 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया, ठीक है। 1515 तक ये यहाँ पे शासन किए, ये भी याद रखिएगा, 1509 से इतना हो जाता है। देखिए कहा जाता है इनके बारे में कि कहा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में कि पुर्तगाली साम्राज्य के ये वास्तविक संस्थापक थे, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्या हो जाते हैं, वास्तविक संस्थापक होते हैं, है ना। वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं किसके, पुर्तगाली साम्राज्य के ये वास्तविक संस्थापक होते हैं। और पुर्तगाली साम्राज्य के जो संस्थापक हैं हम लोगों ने अल्मीडा को देखा, है ना। और कहा जाता है इन्होंने अपनी राजधानी की अगर बात करें, है ना, इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन में स्थापित किया था, है ना। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया, तो कोचीन में स्थापित किया, ठीक है। इन्होंने अपनी, अब यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हो जाएगा। देखिए जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इनका संबंध किससे है, तो अल्मेडा से है, याद रखिएगा। कहा जाता है कोचीन को राजधानी किसने बनाई, तो फ्रांसिस्को, है ना, डी अल्बुकर्क ने इसको बनाया था। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब 1510 ईस्वी में, अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आने लगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया, है ना। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा किससे छीना, ये देखिए बीजापुर से ये छीनते हैं, बीजापुर से, है ना। और बीजापुर का उस समय शासक कौन था, ये देखिए बीजापुर का शासक उस समय यूसुफ आदिल शाह था, है ना। यूसुफ आदिल शाह था, है ना। आदिल शाह हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है ना। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया था, देखिए अब 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने, ये बार बार प्रश्न पूछता है आपसे, 1510 में पुर्तगालियों ने डॉट डॉट दे देगा, गोवा, है ना, उसे बहुत सारा दमन, दीव, इस तरह ऑप्शन दे देगा। और आपको ये देखना है कि 1510 में पुर्तगालियों ने किसको अपने कब्जे में किया, है ना। तो 1510 में किसको किया था इन्होंने, तो गोवा को किया अपने नियंत्रण में। अब याद रखिएगा 1511 में, है ना, इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया, है ना। 1511 में इन्होंने मलक्का पर, पूछा जाता है मलक्का पर ये क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है, 1511 में। अब थोड़ा सा और भी देख ले जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 1515 में देखिएगा, 1515 में इन्होंने हॉर्मुज पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज पे ये नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। हॉर्मुज पर इनका नियंत्रण हो जाता है। देखिए कितनी ताकतवर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और 1535 की बात है ना, 1500 हम लोग 35 की बात करें तो 1535 में देखिएगा ये द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, द्वीप पर, है ना, द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, द्वीप पर इनका अधिकार हो जाता है ना, 1535 में, ठीक है। और 1559 की बात करें, 1559 में ये दमन पर अधिकार कर लेते हैं, दमन पे, है ना, दमन द्वीप पे, ओके, दमन पर ये इनका अधिकार हो जाता है, ठीक है। और यही देखिएगा, और यही इनके बारे में हम लोग देख दें, इसी समय देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये जो गवर्नर हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका मज़ार जो है ना, मज़ार देखा जाए तो इन्हीं का मज़ार है जो गोवा में बनाया जाता है ना,
इनका मज़ार कहाँ पे है? गोवा में होता है। और देखिएगा वास्को डी गामा कहा जाता है कि तीसरी बार, है ना, वास्को डी गामा तीसरी बार जो है, ये भी पूछा जाता है, वास्को डी गामा तीसरी बार ये भारत पहुंचते हैं। पूछा जाएगा तीसरी बार कब पहुंचते हैं? ये देखिए 1524 में ये यहाँ पहुंचते हैं तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार ये पहुंचते हैं 1524 में। ठीक है, तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। लेकिन 3 साल के बाद लगभग 1527 में, ठीक है, 1527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और मृत्यु होती है तो कोचीन जो है, कोचीन में ही इनका समाधि बनाई जाती है। इसलिए समाधि स्थल जो है ना, समाधि स्थल कोचीन को माना जाता है। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। वास्को डी गामा का, है ना, जो समाधि है कोचीन में है। और तीसरी बार ये 1524 में आते हैं और 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए हालांकि यूरोपियों की बात करें तो यूरोपियों का उद्देश्य था, कुछ उद्देश्य था। जैसे में अगर देखिएगा तो सबसे पहला उद्देश्य जो है, अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें, है ना, तो सबसे पहला उद्देश्य था व्यापार का, है ना। ये व्यापारी कंपनी है, जितनी भी कंपनियां भारत में आती हैं वो व्यापार के उद्देश्य से ही आती है। इसलिए प्रथम जो उद्देश्य होता है व्यापार का हो जाता है, व्यापारिक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उनको जो दुख और तकलीफ़ जो दिया अरब के लोगों ने दिया, है ना। तो ये सोचते थे कि स्थल से तो हमारा रास्ता ही कट गया है, तो हमारा जो प्रभुत्व है जल पे ही होगा। इसलिए जब ये पहुंचते हैं भारत में, है ना, ये जब भारत पहुंचते हैं तो हिंद महासागर पे इनका प्रभुत्व हो जाता है। इसलिए इनका उद्देश्य भी हो जाता है ना, हिंद महासागर पे प्रभुत्व रखना, हिंद महासागर पे इनका प्रभुत्व हो जाता है। और तीसरा की अगर उद्देश्य कर दिया जाए तो देखिएगा वो जो ईसाई धर्म के प्रचार का उद्देश्य भी यहाँ पे उन लोगों का हो जाता है, ईसाई धर्म का प्रचार, है ना। ईसाई धर्म की अगर देखें तो ईसाई धर्म का प्रचार भी हो जाता है, इनका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वास्को डी गामा हम लोगों ने देखा 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। चलिए आगे हम लोग देखें। कहा जाता है कि अल्बुकर्क के बाद, हम लोग देखें, अल्बुकर्क के बाद बहुत सारे ऐसे गवर्नर थे जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर साबित हुए। जैसे हम लोग जासो डी क्रिस्टो को देखेंगे, नुना डी कुल्हा को देखेंगे। इन लोगों के समय में पुर्तगाली जो साम्राज्य था, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो गया। इन लोगों के समय में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हो गया। और इसी समय एक और कंपनी भारत में आगमन हुई, है ना, जिसका नाम था डच। और डच ने क्या किया? इन सारे जो बनाया गया पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था उस पर धीरे धीरे इनका नियंत्रण हो जाता है ना। देखिए कभी कभी क्रम में पूछा जाता है कि कौन आया? पुड और डेफ्रा उसको बोलते हैं, पुड और डेफ्रा। ये ट्रिक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, है ना। ये आपका सबसे पहले क्रम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का आगमन का क्रम बताइए, तो कभी कभी मिस्टेक होता है, इसलिए एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पू से हो जाता है पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाल हो जाएगा। ड से हो जाएगा डच, अ से हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है। डे से हो जाएगा डेनिश, ठीक है। और फ्रा से हो जाएगा फ्रांसिस। मुझे लगता है कि अब याद रहेगा आपको, आप भूल नहीं पाएगा। पुड और डेफ्रा, है ना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसिस, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, है ना, अच्छा फ़ायदा होगा। चलिए आगे हम लोग देख लें। प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों से भारत के लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया, है ना। पुर्तगालियों से भारत के लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया, तो इसमें देख लेंगे हम लोग, है ना। देखिए पुर्तगाली लोग अपने साथ भारत में तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आलू, ठीक है, और मक्का। तंबाकू, आलू, मक्का लेकर के भारत में आए थे, तब जाकर के भारत में इसकी कृषि होने लगी। साथ ही साथ
है ना, गन्ना, लाल मिर्च और पपीता का भी। गन्ना, ठीक है, पूछा जाता है गन्ना, लाल मिर्च और जो पपीता है ना, पपीता भी ये लेकर के यहाँ पे आए थे। इतने सारा चीज़ था, तब जाकर के हमारे भारत में इसका खेती होने लगा। ये सब पूछा जाता है, हम ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, है ना, वजह है क्योंकि सवाल पूछा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जो अपना भवन निर्माण किया उसकी शैली क्या थी। तो भवन निर्माण की जो शैली है, भवन निर्माण की जो शैली है ना, पुर्तगालियों के द्वारा, उसको हम लोग गोथिक शैली बोलते हैं, है ना। गोथिक शैली याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो भी पूछ रहा है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पुर्तगालियों के द्वारा, जितने भी इम्पोर्टेंट है इतना है में मिल जाएगा आराम से। बहुत सारा प्रश्न यहीं से बनेगा और जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है वही हम करा रहे हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हम लोग बात करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सके, ठीक है। तो भवन निर्माण उन्होंने किया था पुर्तगालियों ने, जिसको हम लोग गोथिक शैली के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में, है ना, देखिए यार, गोवा में ही उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। गोवा में ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने किया, ये भी पूछता है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया, है ना। तो सर्वप्रथम कौन हो जाता है, पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। और पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया, तो ये आपका गोवा हो जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है। और देखिए पुर्तगालियों ने ही एक समय, देखिए पुर्तगालियों ने ही जो बम्बई जो था, मुंबई जो था, है ना, बम्बई, पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज स्वरूप क्या कर दिया, दे दिया, है ना। क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध था जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, चार्ल्स जो द्वितीय थे ब्रिटेन के, चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार थे, जिनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, है ना, कैथरीन से हुआ। लेकिन यहाँ भारत में पुर्तगालियों का एक साम्राज्य था, है ना। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ चुकी थी। तो दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, है ना, और समझौता जो था शादी विवाह के रूप में कन्वर्ट हो गया। तब यहाँ पुर्तगालियों ने जो मुंबई पे यहाँ पे अधिकार जो जमाया था, इसी मुंबई को दहेज स्वरूप दे दिया। किसको, अंग्रेज को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पूछा जाता है कि बम्बई दहेज में किसने दिया, है ना। तो बम्बई दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगाली ने किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले चर्च की स्थापना कहाँ हुआ था, है ना। भारत में सबसे पहले चर्च की स्थापना कहाँ हुआ था। तो देखिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, जैसे हमने कहा था कि व्यापारियों का जैसे बहुत सारे जो कंपनी भारत में है, तो उनके साथ बहुत सारे उद्देश्य लेकर के भारत में आए थे। एक तो उद्देश्य था कि चलो ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना ही उनका एक उद्देश्य नहीं था, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार भी करना उनका उद्देश्य था। और साथ ही साथ जिस मार्ग में वो जा रहे हैं, है ना, उसके अगल बगल या वहाँ पे भी उनको प्रभुत्व खुद को स्थापित करना था। ये भी चैलेंजिंग वाली बात थी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने चर्च की स्थापना कहाँ किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चर्च की स्थापना जो है, चर्च की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, है ना, सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम ये कौन हो जाते हैं, पुर्तगाल हो जाते हैं। और यही पुर्तगालियों ने ही चर्च की स्थापना सर्वप्रथम गोवा में किया था, है ना। सर्वप्रथम कहाँ किया, गोवा में किया। लेकिन इसकी स्थापना कौन किया, ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना। चलिए एक पेन चेंज कर लिया जाए, चलिए इसको हम ले लेते हैं ब्लैक ही, है ना। तो इनका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। इनका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर नाम रहता है, फ्रांसिस, ठीक है, इनका जेवियर नाम रहता है, फ्रांसिस जेवियर, याद रहेगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर नाम रहता है, ठीक है, जेवियर ये नाम रहता है। इन्होंने ही, है ना, इनके ही निर्देश में
ईसाई चर्च की स्थापना गोवा में किया जाता है ना। इन्हीं के निर्देश में होता है। क्या नाम रहता है? सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देश में ही इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये भारत तो आए, लेकिन सबसे बाद में ये भारत से गए। इनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगी है ना, देश आज़ाद होने के बाद 1961 में यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए, जब याद आ ही रहा है तो देखिए, गोवा है ना, गोवा हो जाता है दमन एवं जो दीव है ना, गोवा, दमन और दीव जो है, पुर्तगालियों का नियंत्रण 1961 तक बना रहता है। ठीक है। इसको छोड़ते कैसे हैं? जब देश आज़ाद हो जाता है तो सैनिक कार्यवाही के द्वारा है ना ये छोड़ के भागते हैं। भारत के द्वारा सैनिक कार्यवाही की जाती है। ठीक है। तब जाकर के ये छोड़ के जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर कब तक अधिकार जमाए रखा? ऑप्शन में आपको दिया हुआ था है ना। ऑप्शन में आपको 1950 दिया था, 1956 दिया था, और 1960 दिया था, और 1961 दिया था। ठीक है। अगर इतना में कुछ याद रहेगा आपको, 1961 में इन्होंने है ना अधिकार जमा के रखा था इस समय तक, तब तो आप आंसर लगा दीजिएगा। इसलिए जो पॉइंट है, जो फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। गोवा, दमन और दीव पर इनका जो अधिकार था है ना, वो 1961 तक रहा। पुर्तगाली सबसे पहले आए है ना, सबसे पहले आए यहाँ। ठीक है। और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में यहाँ से गए। ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहला यात्री कौन था, सबसे बाद में कौन गया, है ना। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए भारत में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भारत में प्लस पॉइंट थी कि भारतीय जहाजी जो निर्माण था, जहाज निर्माण की जो समझिए कि कला थी, या ये कह सकते हैं जो केंद्र था, भारतीय जहाज के केंद्र था है ना। भारतीय जहाज जो केंद्र था, केंद्र जो था, समझे, इसको पुर्तगालियों ने क्या किया? पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। पूछा जाता है कि भारतीय जहाज केंद्र को पुर्तगालियों ने भारतीय जहाज केंद्र के है ना निर्माण का जो केंद्र था, इसको ध्वस्त कर दिया। पूछा जाता है ना, किसने ध्वस्त किया? तो इसको ध्वस्त आपको पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है ना, पुर्तगाली के द्वारा किया गया। भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को पुर्तगालियों के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है। और इस पर प्रभुत्व और इस पर नियंत्रण पुर्तगालियों का हो गया। यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे। उसके बाद देखिएगा हमारे भारत के बीच में जो व्यापार चल रही थी, भारत और जापान के बीच में है ना, भारत और जापान के बीच में, यहाँ देखिएगा इस साइड में आपको मिलेगा जापान है ना। भारत और जापान के बीच में जो मध्यस्थता कराने वाला जो कंपनी थी, मध्यस्थता कराने वाला, पूछा जाता है मध्यस्थता किसने कराई थी? तो ये देखिए मध्यस्थता कराने वाली कंपनी जो है वो पुर्तगाली होती है। पुर्तगालियों ने क्या किया? इस व्यापारिक संबंध को और मजबूत बनाने के लिए यह मध्यस्थता किया, और पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच में व्यापारिक संबंध को ही क्या कर दिया? स्थापित कर दिया, जिसमें भूमिका सबसे ज़्यादा किसका था? पुर्तगालियों का था है ना, पुर्तगालियों का था। अगर अभी भी जाएंगे तो पुर्तगालियों का अवशेष आपको दिखेगा गोवा में है ना। पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे पुर्तगालियों का है ना, पुर्तगालियों का अवशेष दिखेगा। ठीक है। और देखिए पुर्तगाल से इतना प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत हो गया है ना। बहुत सारे जो चीज़ है यहाँ से आपसे पूछ दिया जाएगा, और काफ़ी हो जाता है इतना। किसका फ़ोन आ रहा है यार? चलिए कुछ और भी देख लेते हैं जो बिंदु जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं है ना। देखिए एक है कार्टेज है ना, पूछा जाता है कार्टेज है क्या? तो आप जानते हैं पुर्तगाली लोग जलमार्ग, जो अब मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा जो जल मार्ग होता है ना, जल मार्ग के समय में जो कर लिया जाता है,
कर जो लिया जाता है ना, उसी को हम लोग कार्टेज कहते हैं। कार्टेज को हम लोग परमिट भी बोल सकते हैं, है ना, परमिट भी कहा जाता है ना। और इसी जल मार्ग में जो कर लिया जाता है, इसी कर को हम लोग कार्टेज कहते हैं, है ना। और ये कार्टेज जो प्रणाली था पुर्तगालियों ने लागू कर रखी थी, है ना। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इसको लागू किया था। एक चीज़ और भी देखिए जो पूछा जाता है, कुतुबनुमा क्या है, पूछा गया है कुतुबनुमा, है ना। कुतुबनुमा क्या है, देखिए जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वहीं पे बात करिए। बाकी तो पुर्तगालियों से संबंध में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन जो बीपीएससी पूछेगा और बार बार पूछता है वही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम में अधिकतर यही सब पूछता है। 10-15 सालों में जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है और जो प्रश्न बनाया है, आप एक बार देख लीजिएगा ये क्लास पढ़ने के बाद, ठीक है। और खुद 10 साल का जो प्रश्न का मूल्यांकन है वो करके देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो काम करेंगे वो सिर्फ एग्ज़ाम व्यू से होगा, अपने स्कोर बढ़ाने के लिए होगा, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों को टैकल कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बना सकेंगे, इसके लिए हम लोग का ये वर्क चल रहा है, ठीक है। तो कुतुबनुमा की अगर बात करें, पूछा गया सवाल है कि कुतुबनुमा है क्या, है ना, क्या है कुतुबनुमा, पूछा जाता है कुतुबनुमा क्या हो जाता है ना। तो देखिएगा यह चीन के द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। यह चीन के द्वारा आविष्कार किया गया था। आविष्कार किसने किया, तो चीन ने किया। आखिर ये है क्या, सवाल ये था। तो देखिएगा जब यात्री जल में जाता है ना, तो इसी का इस्तेमाल करता है कुतुबनुमा का, यानी कि दिशा सूचक यंत्र हो जाता है। यही सवाल पूछा था, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिशा सूचक यंत्र हो जाएगा, है ना, सूचक यंत्र हो जाता है। अब देखिए, है ना, क्या हो जाता है, जिसको बाद में यूरोप ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, है ना। इसका आविष्कार चीन ने किया, और यह एक दिशा सूचक यंत्र है जो जल यात्री अपने साथ इसको रखते हैं, कुतुबनुमा को, है ना, जो बाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग यूरोप के लोगों ने किया। एक और भी है जो सवाल पूछा जाता है आपसे, उसका भी चर्चा हम लोग कर लें। स्ट्रैब लॉ हो जाता है ना। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैब लॉ, और ये पूछा जा सकता है आपसे। कुतुबनुमा तो पूछ चुका है ऑलरेडी बीपीएससी, ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रैब लॉ क्या है ना। तो देखिएगा यह भी एक दिशा सूचक यंत्र है, समझे, यह भी एक दिशा सूचक यंत्र हो जाता है, पूछा जा सकता है, दिशा सूचक यंत्र है, और जिसका उपयोग जल यात्रा के दिनों में सबसे ज़्यादा लोग करते थे, है ना। स्ट्रैब बॉल का देखे हम लोगों ने, और कुतुबनुमा भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। तो इस तरीके से ये जो पुर्तगाली है यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बात ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। 15-20 मिनट का जो वीडियो है वो सबसे समझिए कि प्रश्न अगर पूछेगा तो यहाँ से निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वहीं पे हम लोग बात करेंगे, उसी के बारे में चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और बीपीएससी जो टीचर है उसके लिए सबसे सफिशिएंट और सबसे बेहतर कहा जाए तो सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह से पढ़ेंगे तो टोटल का टोटल प्रश्न जो है पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा गहराई में जाइए, थोड़ा सा कॉमन प्रश्नों को ख़राब मत करिए, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कॉमन प्रश्न तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं। फैक्ट भी आपका हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा जो हम देने का कोशिश किए हैं, और वहीं से हम बात किए जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, आलतू फालतू कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगातार हम लोग इसको जारी रखेंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, और एग्ज़ाम के व्यू से बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए अपने दोस्तों के बीच में एक बार शेयर करने का, और लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से इसके बाद हम ज़रूर ये ध्यान रखेंगे कि आपकी ज़रूरत जो है उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।